जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ब्रह्मपुर राज्य से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे या जितने भी उससे संबंधित फैक्ट होंगे उन फैक्टों को मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि जो आपने पढ़ा है ब्रह्मपुर वंश। ठीक है, तो जो ब्रह्मपुर राजवंश था, ब्रह्मपुर राजवंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुर राजवंश को अन्य जाना जाता है किस नाम से? पर्वताकार वंश, पर्वताकार वंश या पौरव वंश के नाम से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहीं पे समझ लो कि जो इसको पर्वताकार वंश या पौरव वंश क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो ये ब्रह्मपुर राजवंश था, ये ब्रह्मपुर राजवंश क्या था, चारों तरफ से क्या था, पहाड़ियों से घिरा होने के कारण इसको क्या कहते हैं, जो पर्वताकार वंश है या पौरव वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुर राजवंश को क्या था, पर्वतों के चारों तरफ से पर्वतों से घिरा होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, पर्वताकार वंश या पौरव वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब अगली चीज़ हम देखें कि जो ब्रह्मपुर राजवंश था, हर किसी वंश की जानकारी के स्रोत होते हैं। तो जो ब्रह्मपुर राजवंश है, ब्रह्मपुर राजवंश की जानकारी मिलती है हमें उसके मुख्य रूप से दो स्रोतों से। एक है तालेश्वर अभिलेख, कौन कौन से? तालेश्वर अभिलेख, और एक है तालेश्वर अभिलेख, और जो दूसरा उसका स्रोत है वो मुख्य रूप से है ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत। किसका? ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि जो तालेश्वर अभिलेख है, तालेश्वर अभिलेख कहाँ से मिला हमें? अल्मोड़ा से। ठीक है, कहाँ से मिला? अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ। तो हमें जो ब्रह्मपुर राजवंश की जो मुख्य रूप से हमें जानकारी प्राप्त होती है, एक होती है हमें तालेश्वर अभिलेख से, एक होती है ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत से। यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तालेश्वर अभिलेख किस वंश से संबंधित है, तो वहाँ पे आंसर हो जाए किस वंश से संबंधित है? ब्रह्मपुर राजवंश से संबंधित है। ठीक है, और दूसरा है ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत। ठीक है, ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत से क्या मिलती है हमें? इस वंश की जानकारी मिलती है। दोस्तों जो हमें तालेश्वर अभिलेख है, यहीं पे इसका एक मोस्ट फैक्ट क्या है कि जो तालेश्वर अभिलेख है, तालेश्वर अभिलेख जो मिले हैं वो किस में मिले हैं? तांबे और अष्ट धातु का प्रयोग किया गया। जो तालेश्वर अभिलेख है उनमें किसका प्रयोग किया गया है? तांबे और अष्ट धातु का प्रयोग किया गया है। किसका? तांबे और अष्ट धातु का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जो तालेश्वर अभिलेख में किस धातु का प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन में या तो तांबा होगा या तो अष्ट धातु होगा, इसके अलावा कुछ भी और दे देगा। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है किसका प्रयोग किया गया है? तांबे और अष्ट धातु का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगर हम इसका अगली चीज़ लेके चलें, अभी मैंने आपको बताया कि इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? तालेश्वर अभिलेख से मिलती है। तो जो तालेश्वर अभिलेख से हमें पौरव वंश के 5 राजाओं की जानकारी मिलती है। कितने राजाओं की जानकारी मिलती है? 5 राजाओं की जानकारी मिलती है। पहली जो जानकारी मिलती है विष्णुवर्मन की। किसकी? विष्णुवर्मन की। ठीक है, विष्णुवर्मन की मिलती है। ठीक है, जो दूसरा नाम है विश्ववर्मन की मिलती है। ठीक है, विश्ववर्मन। जो तीसरी जो मिलती है अग्निवर्मन की मिलती है, अग्निवर्मन की मिलती है। जो चौथा नाम है इसमें है द्युतिवर्मन की मिलती है, द्युतिवर्मन की मिलती है। और जो अगला नाम इसमें है विष्णुवर्मन द्वितीय। कौन सा? विष्णुवर्मन द्वितीय। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जो अगर एक चीज़ है, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जो पौरव वंश का जो तालेश्वर अभिलेख है, पौरव वंश के जो तालेश्वर अभिलेख से हमें कितने राजाओं की जानकारी मिलती है, तो 5। दूसरी चीज़ है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि कोई भी नाम दे देगा इनमें से किस ब्रह्मपुर राजवंश या ब्रह्मपुर शासक की जानकारी हमें तालेश्वर अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, प्राप्त होती है। तो आपको इन नामों को याद रखना जरूरी है। विष्णुवर्मन हो गए, ठीक है, विश्ववर्मन हो गए, अग्निवर्मन हो गए, द्युतिवर्मन हो गए और विष्णुवर्मन द्वितीय हो गए। तो मोस्ट रूप से जो तालेश्वर अभिलेख में क्या है, अभिलेख से हमें इन 5 की जानकारी मिलती है। अब अगर हम यहाँ पे एक चीज़ को देखें कि यहाँ पे जो तालेश्वर अभिलेख है, तालेश्वर अभिलेख में इनके तुम्हें क्रम याद होना चाहिए कि विष्णुवर्मन, विश्ववर्मन, अग्निवर्मन, द्युतिवर्मन और 5वें स्थान पे विष्णुवर्मन की जानकारी मिलती है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, अगली चीज़ अगर हम देखें फिर से तो ये जो एक तालेश्वर अभिलेख है, तालेश्वर अभिलेख में अभिलेख के अनुसार जो तृतीय जो इसके शासक थे, जिसका तृतीय शासक थे, क्या नाम बताया था मैंने? अग्निवर्मन। तृतीय शासक का नाम क्या था? अग्निवर्मन था। ठीक है, तो जो अग्निवर्मन थे, अग्निवर्मन के क्या था इस शासक ने, इन्होंने परम भट्टागर महाधिराज की उपाधि धारण की थी। परम भट्टागर महाधिराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, परम भट्टागर महाराज धीराज की। तो यहाँ पे यानी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ब्रह्मपुर शासक ने, कौन सा वो ब्रह्मपुर शासक था जिस ब्रह्मपुर शासक ने परम भट्टागर महाधिराज की उपाधि धारण की थी, तो वहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? अग्निवर्मन वो शासक था जिसने क्या की थी? परम भट्टागर महाधिराज की उपाधि धारण की थी। यानी महाराज तो हो गए, महाराज के आगे से भी क्या है? धीराज और परम भट्टागर, यानी इतना बड़ा राजा रहा होगा, ये आप कल्पना कर सकते हो कि परम भट्टागर महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी इसने। अब मोस्टली अगर यही चीज़ है यहाँ पे कि तालेश्वर एक इसका अभिलेख है, हुएन की यात्रा वृत्तांत से इसकी जानकारी मिलती है। और जो तालेश्वर अभिलेख था, तालेश्वर अभिलेख से हमें मोस्टली इसके 5 राजाओं की जानकारी मिलती है, जो विष्णुवर्मन हो गए, विश्ववर्मन हो गए, अग्निवर्मन हो गए, द्युतिवर्मन हो गए और विष्णुवर्मन द्वितीय हो गए। ठीक है, अब अगर हम देखें कि जो ब्रह्मपुर राजवंश हैं इसकी कर प्रणालियों को, ठीक है, पहले हम इसकी देखें भूमि के भाग कि जो कहा जाते हैं, जो हमें इसके स्रोत प्राप्त होते हैं कि जो क्या थे, ब्रह्मपुर राजवंश था, उसमें 2 प्रकार की भूमियाँ थी। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की भूमियाँ थी। पहली थी केदार भूमि और दूसरी कहलाती थी सारी भूमि। केदार भूमि और सारी भूमि। ठीक है, तो जो केदार भूमि थी, केदार भूमि वो भूमि कहलाती थी जिसमें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी। किसकी? सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी, जिसपे वो क्या कहलाती थी? केदार भूमि कहलाती थी। और जिस भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं थी वो भूमि सारी भूमि के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, भूमि हो गई 2 प्रकार की, केदार भूमि जिसमें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो, और जो सारी भूमि कहलाती थी जिसमें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध न हो, कौन सी भूमि? सारी भूमि के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, अगर हम इसके कर के बारे में बात करें, मोस्टली उन फैक्टरों को बता रहा हूं दोस्तों जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। जो कर थे, तो मोस्टली जो पौरव वंश के टाइम पे जो करों की व्यवस्था थी, 3 प्रकार के कर थे। पहला कर था भाग, दूसरा कर कहलाता था भोग, और जो तीसरा कर था बलिकर, तीसरा कहलाता था बलिकर। ठीक है, तो जो भाग, भोग और बलि 3 प्रकार के कर क्या थे? जो ब्रह्मपुर राजवंश था, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भाग, भोग और बलि कर थे वो किस वंश से संबंधित हैं? तो वो किस वंश से हैं? ये ब्रह्मपुर राजवंश से संबंधित हैं। जो भाग कर था, वो भाग कर क्या था? वो एक प्रकार का भूमि कर था। भाग कर क्या था? एक प्रकार का भूमि कर था, और वो कुल उपज का कितना पड़ता था? 1/6 भाग पड़ता था। ठीक है, जो भाग कर था वो किससे संबंधित था? भूमि कर से संबंधित था, और कितना पड़ता था? कुल उपज का 1/6 भाग पड़ता था। जो भोग कर था वो एक प्रकार का नगद कर था। जो नगद कर था, नगद कर क्या कहलाता था? भोग कर कहलाता था। और जो बलि थी, बलि कर था, वो वही समझ लो आप, जो भी क्या होगा कि जितना भी ये हत्याओं से संबंधित होगा वो बलि कर से संबंधित था। ठीक है, तो भाग कर, भोग कर और बलि कर 3 प्रकार के करों का क्या है? यहाँ पे वर्णन मिलता है। अब अगर हम इसको देखें कि जो इसका प्रशासन था, जो प्रशासनिक ढांचा था इसका, वो क्या था? 4 भागों में डिवाइड था। जो इसका प्रशासनिक ढांचा था वो कितने भागों में था? 4 भागों में डिवाइड था। जो पहला स्तर था इसका देश कहलाता था। ठीक है, और जो पहला देश का हो गया क्या? राजा, जो स्वयं हो गए। ठीक है, जो दूसरा स्तर इसका हमें प्राप्त होता है वो कहलाता था जो प्रांत स्तर था। प्रांत स्तर का जो उसका क्या होता था? अधिकारी होता था, वो भुक्ति या मुक्ति कहलाता था। ठीक है, जो तीसरा स्तर था इसका वो था तहसील स्तर। कौन सा था? तहसील स्तर था। और तहसील स्तर का जो अधिकारी होता था वो पाठक के नाम से जाना जाता था। और जो इसका चौथा स्तर होता था ग्राम। चौथा स्तर कौन सा था? ग्राम, जिसका अधिकारी जो होता था ग्राम शपटलिक कहलाता था। क्या कहलाता था? ग्राम शपटलिक। ठीक है, तो इसका जो अधिकारी था ग्राम शपटलिक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि इसके मोस्टली पॉइंट अगर हम एक बार मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा लूँ तो
यही पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। जो ब्रह्मपुर राजवंश है इसको क्या कहा जाता है, पर्वताकार वंश या पौरव वंश के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो जो राजवंश है ये चारों तरफ से क्या था, पर्वतों से घिरा होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, पर्वताकार वंश या पौरव वंश के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर मैं इसके बात करूं कि हमें इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इसकी जानकारी हमें तालेश्वर अभिलेख से और व्हेनसोंग के यात्रा वृत्तांत से प्राप्त होता है। जो ये तालेश्वर अभिलेख है ये कहाँ से प्राप्त हुआ, हमें अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ, अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ है। और जो ये व्हेनसोंग का जो यात्रा वृत्तांत है, व्हेनसोंग के यात्रा वृत्तांत आपको पता है। ठीक है, और उसने ब्रह्मपुर को क्या कहा था, पोलीहीमपुलो कहा था। जो तालेश्वर अभिलेख है किस धातु में बने हैं, तांबे और अष्ट धातुओं का इसमें प्रयोग किया गया है। जो तालेश्वर अभिलेख है उसमें किसका प्रयोग है, तांबे और अष्ट धातुओं का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगली चीज़ जो क्वेश्चन थे, जो इसमें जो तालेश्वर अभिलेख है इससे कितने ब्रह्मपुर शासकों का या पौरव वंश के शासकों का वर्णन मिलता है, वो मोस्टली 5 शासकों का वर्णन मिलता है। पहला शासक कौन था, विष्णुवर्मन, उसके बाद विश्ववर्मन, उसके बाद अग्निवर्मन, उसके बाद द्युतिवर्मन और उसके बाद विष्णुवर्मन द्वितीय का वर्णन हमें जो तालेश्वर अभिलेख है तालेश्वर अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद जो मोस्टली इसका काम की चीज़ है आपके कि आपसे पूछा जा सकता है किस ब्रह्मपुर शासक या किस पौरव शासक ने परम भट्टागर महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। तो परम भट्टागर महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला जो पौरव वंश का शासक था वो कौन सा था, अग्निवर्मन था। कौन सा था, अग्निवर्मन था। इसके पश्चात अगर हम आगे देखें कि जो इसमें भूमियाँ थी, 2 प्रकार की भूमियाँ पौरव वंश में देखने को मिलती हैं। एक कहलाती है केदार और दूसरी कहलाती है सारी। जो केदार थी, केदार भूमि वो भूमि कहलाती है जिस पे क्या थी, सिंचाई की व्यवस्था थी, यानी जहाँ सिंचाई की जाती है, जो सिंचित भूमि थी वो कहलाती थी केदार भूमि के नाम से जानी जाती थी। और जो सारी भूमि थी यानी जहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं थी वो क्या कहलाती थी, सारी भूमि के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, जो यहाँ पे कर थे मोस्टली पौरव वंश के टाइम पे 3 प्रकार के करों का हमें वर्णन मिलता है। एक मिलता है भाग, दूसरा मिलता है भोग और तीसरा मिलता है बलि। जो भाग कर था वो क्या था, भूमि पर लगने वाला एक प्रकार का कर था जिसे क्या कहते थे, भाग कर कहते थे, और कुल उपज का 1/6 लिया जाता था। जो भाग कर था, भाग कर क्या था, एक प्रकार का नगद कर लिया जाता था पौरव वंश में। और बलि कर क्या था, जो उस टाइम पे क्या था, अभी भी कई जगहों पे क्या होता है, जो मंदिरों में बलि दी जाती है, अलग अलग स्थानों पर बलि दी जाती है, उस बलि पर लगने वाला कर क्या था, ये बलि कर के नाम से जाना जाता था। जो उनका प्रशासनिक इकाई थी मुख्य रूप से क्या थी, 4 भागों में विभाजित थी। कितने भागों में थी, 4 भागों में विभाजित थी। पहला जो भाग था इसका देश, दूसरा जो भाग था प्रांत, तीसरा जो भाग था तहसील और चौथा जो था ग्राम में विभाजित था। देश का जो प्रमुख होता था राजा कहलाता था, प्रांत का जो प्रमुख होता था मुक्ति कहलाता था, तहसील का जो प्रमुख होता था पाठक कहलाता था, और ग्राम का जो प्रमुख होता था ग्राम सपटली के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो दोस्तों ये थे मोस्टली ब्रह्मपुर या पौरव वंश से संबंधित फैक्ट। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।